Hi dear friends, welcome to Intact Classes। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 है। ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दी है और इस चैप्टर में हम आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आरंभिक नगर पुराने नगर के बारे में पढ़ेंगे कि आरंभिक नगर कैसे कैसे हुआ करती थी, वहाँ का कल्चर कैसे हुआ करता था, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक स्टोरी देख लेते हैं। छोटी सी स्टोरी है। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? तो दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वो इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। तो वहां पे कुछ लोग आए भाई दूर से। उन्होंने बोला कि ये जो पुराना जो घर है ये काफी देखने में ठीक लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर सुंदर नक्काशी देखी गई है, इसका वास्तुकला बहुत अच्छा है। ठीक है, यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हड़प्पा कहानी टॉपिक का नाम है हमारा, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो याद रख लेना, ये कहानी, ये जो जगह है हड़प्पा स्थल, ये आज के समय पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडरों से हजारों हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। तो वहां उन्होंने देखा भाई पुराने टाइम की ईंटें रखी हुई थी, तो उन्होंने क्या करा, वहां से ईंटें उखाड़ना स्टार्ट कर दिया और वहां के लिए रेलवे लाइनें के लिए उन्होंने बिछाना चालू कर दिया। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो वहां की कई इमारतें वहां से नष्ट हो गई। उनको ये आइडिया नहीं था कि ये एक हड़प्पा सभ्यता का एक जगह है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो फाइनली जो पुरातत्वविद हैं, याद होगा आपको, पुरातत्वविद वही जो पुराने जगह पुरानी वस्तुओं को ढूंढे, उन पर अध्ययन करे, चीजों को समझाए कि ये कितनी पुरानी है, ये कब की है। तो उन्होंने देखा कि ये जो शहर है सबसे प्राचीन है, पुरानी है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली है उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। उस समय जो भी वहां पर चीजें मिली वो सारी हड़प्पा सभ्यता की पुराने स्थल थी। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो जो उस समय जब रेलवे की खुदाई हो रही थी या रेलवे की लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय जो ये जगह मिला हड़प्पा, ये लगभग कितने साल पुरानी थी? 4700 वर्ष पुरानी थी। तो इस चीज को भी याद रख लेना। ठीक है, तो 4000 साल पहले ये पुरानी थी। आगे बढ़ते हैं। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? सोचने लगे कि भाई पुरानी इमारतें हैं, क्या उनको तोड़ देना चाहिए या फिर उनकी जगह नए नए भवन बनाने चाहिए या फिर उन्हीं को एक सुरक्षित रखना चाहिए। तो आगे देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। जो ये नगर मिला हमें, आखिरकार इनकी विशेषता क्या थी? तो इन नगरों में से कई 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। हमने देखा एक भाग जो था वो पश्चिमी भाग में था जो कि बहुत छोटा था लेकिन वो ऊंचाई जगह पर बनाया गया था, ऊंचाई पर था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा गया। जो ऊंचाई वाले भाग थे उनको जो था पुरातत्वविदों ने क्या बोला?
नगर दुर्ग बोला गया, जो निचले हिस्से में था उसको बोल दिया निचला नगर कहा गया। ठीक है, तो इनको दो भागों में उन्होंने विभाजन किया। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। जो दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियां थे दोनों ही पक्की ईंटों की बनी थी। इसकी जो ईंटें थी इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवार खूब मजबूत रहे। तो पुराने टाइम की जो ईंटें होती थी काफी मजबूत होती थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, थोड़ा ये पढ़ते हैं उसके बाद मैप में आएंगे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। हमने देखा जो दुर्ग वाले हिस्से में थी जो इमारत थी वो काफी खास थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम दिया। स्नानागार वही जिसमें लोग नहाते हैं, एक तरह से एक बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप। ये देखो, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ था। याद रख लेना, ये जो तालाब बना इसमें किसका इस्तेमाल हुआ? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए, ताकि पानी बह ना जाए, एक रिसाव ना हो जाए, उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी थी। ठीक है, अभी मैं आपको ये चित्र दिखाऊंगा, फिर उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और चारों ओर से कमरे बनाए हुए थे, जैसे कि बीच में अगर मान लेते हैं बीच में स्विमिंग पूल है तो उसके चारों तरफ क्या होगा? घर होगा। ठीक है, और जो कि चारों ओर कमरे बनाए गए थे, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। आखिरकार इस स्विमिंग पूल में पानी कहाँ से आता था? पानी कहाँ से आता था? तो याद रख लेना, ये कुएं से ये लोग भरते थे पानी। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, जैसे यूज हो गया तो उसको खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यहाँ पर कोई आम नागरिक नहीं नहाया करते थे, एक विशेष प्रकार के अवसरों पर नहाया करते थे। जैसे बहुत पूजा पाठ वगैरह बहुत बड़ा होता था तो इस पर लोग यहाँ पे नहाते थे और यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, तो याद रख लेना अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया हड़प्पा में हमें क्या मिला, और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। भंडार गृह वही जहाँ पर भोजन इकट्ठा करते थे या कुछ। ठीक है, बट थोड़ा मानचित्र देख लेते हैं। ये नगर आधुनिक पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। तो ये जो जो पुराने जगह है, ये नगर है जो पंजाब में जब रेलवे लाइन की खोदाई हो रही थी या फिर लाइन बिछाई जा रही थी, जो नगर मिला हमें, तो असल में पुरातत्वविदों ने इसको खोजा तो ये नगर बहुत बड़ा था। और ये इतना बड़ा था कि ये पाकिस्तान तक, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पंजाब सिंध प्रांत, भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो ये इतना बड़ा स्थल था। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। कई सारी चीजें पुरातत्वविदों को एक बहुत सारी चीजें मिली है जो कि एक अनोखी थी, जैसे कि लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। इन सभी का जिक्र हम आगे करेंगे। तो ये सारी चीजें इनको पुरातत्वविदों को मिली। आगे देखते हैं, ये मानचित्र एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर पहले कैसे कहाँ थे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये झेलम नदी, ये चिनाब, ये रावी नदी, ये यहाँ पर हड़प्पा स्थल है, याद रख लेना। और इधर राखीगढ़ी और कालीबंगा। ठीक है, ये दो हड़प्पा स्थल ये भी है। उसके बाद गवेरी वाला, उसके बाद यहाँ पर देखो सिंधु नदी के किनारे ये रहा मोहनजोदड़ो। उसके बाद चनुदड़ो, उसके बाद धौलावीरा, यहाँ पर आपको गुजरात में मिल जाएगा, तुर्को तदा। उसके बाद लोथल,
उसके बाद आपको मिल जाएगा सोत काके को, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो आरंभिक नगर है, ठीक है। हाँ इतना ही है, ठीक है। आगे अब पढ़ते हैं। तो ये देखो, मैंने बताया था थोड़ा एक चित्र में आपको, चित्र एक बार देख लीजिए। ये महान स्नानागार है, ठीक है। ये महान स्नानागार आपको मैंने बताया था, ये एक तरह से एक बड़ा सा स्विमिंग पूल की तरह है बिल्कुल। और यहाँ पर लोग आने जाने के लिए, यहाँ पे देखो रास्ता है नीचे जाने के लिए, और यहाँ से भी आई थिंक रास्ता ही है दोनों तरफ से जाने के लिए। और यहाँ पे चारों तरफ जो घरें हुआ करती थी, अब इन घरों में कहीं ना कहीं ड्रेस चेंज के लिए हो सकता है या फिर, ठीक है। तो यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार के लोग ही नहा सकते थे, आम नागरिक नहीं नहा सकते थे, ठीक है। अगर कोई बड़ा कुछ कुछ इवेंट करना हो या फिर पूजा, एक बड़ा सा पूजा स्थल करना हो, तो यहाँ पर जो विशिष्ट लोग हैं यहाँ पर नहाया करते थे, ठीक है। चलो, भवन, नाले और सड़कें तो एक बार देख लेते हैं। इन नगरों के घर आमतौर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी थे। तो पहले के टाइम में देखा उन्होंने कि घर के आंगन चारों ओर के कमरे में, जैसे कि देख लेते एक बार, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक तरह से घर का एक डायग्राम देख लेते हैं। बीच में आंगन है और यहाँ पर इस तरफ ये जितने भी हैं ये सब क्या है, घर हैं। तो पहले के टाइम में, अभी भी आप अगर गांव में जाओगे तो कुछ घरें आपको ऐसे मिलेंगी, बीच में आंगन है, आने जाने के लिए मान के चलो ये रास्ता इन्होंने बना दिया। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, तो यहाँ पर नाले भी बनी हुई थी। इन्हें सावधानी से सीधी लाइनें में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी इजीली वहां से बह जाए, ताकि पानी आसानी से बह सके, है ना। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाता था। कहीं कहीं आज के समय देखा होगा आपने, आज भी कि छोटी नालियां बड़े नालों में मिल जाती है और फिर ये जाके बहुत बड़े नालों में जाके मिल जाती है। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाया जाता था, जिनके जरिए इनकी देखभाल और साफ सफाई की जाती थी। आज के टाइम में भी वही हो रहा है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो योजनाबद्ध मतलब एक प्लानिंग की जाती थी इनको बनाने के लिए, घर व नाली वगैरह को, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना दिया, बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत प्लानिंग के तरीके से ही ये लोग काम करते थे। यहाँ देखो इस चित्र में किस तरह से चिनाई हो रही है। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई इस तरीके से की जाती थी, ठीक है, पहले के टाइम में। अब अगला टॉपिक है हमारा नगरीय जीवन। तो देख लेते हैं एक बार नगरीय जीवन में क्या क्या है। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शासक को अगर किसी चीज की जरूरत होगी, हो सकता है कि उनके उस हड़प्पा स्थल पे ना मिले, तो वो दूर दूर लोगों को भेजते थे और वो वस्तु वो मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन के सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक वही जो मोहरों पर लिखते थे, मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, ठीक है। वो सारी चीजें पुरातत्वविदों को नहीं मिली, जो बच नहीं पाई। जो चीज मिली है उनसे वो पता लगा पाए हैं कि मोहरें मिली है, मोहरों पर एक लिखित रूप से लिखी हुई थी इस पे, जिसे लिपिक बोला गया। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। यहाँ पर नगरों में शिल्पकार मतलब स्त्री पुरुष दोनों ही शिल्पकार थे उस समय, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। जैसे आज भी हम कहीं जाते हैं तो यहाँ वहाँ की कहानियां या किस्से
एक दूसरे को बताते हैं कि यहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, यहाँ हमने ये देखा, वहाँ का कल्चर ऐसा था। तो ये सारी चीज़ें पहले भी हुआ करती थी। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले, ऐसा नहीं है, पहले के टाइम में मिट्टी के बने हमें खिलौने भी मिले, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब देखो यहाँ पर इस चित्र में एक बार देख लेते हैं कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की सड़क और उसमें बना नाला और ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। तो इस मोहर के ऊपर एक चिन्ह, एक खास लिपि है। तो ये देखो, ये रहा मोहर, इस पे एक लिपि है और ये खिलौने हैं कुछ बच्चों के खेलने के लायक। और यहाँ पे ये देख लो कुआं, ये आपको कुआं देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर कई नालियां, ये सारी नालियां और कुछ, ठीक है। तो इस मोहर के ऊपर आगे एक बार कहाँ थे अपन, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने भी हैं। तो यहाँ इस पर क्या लिखा है आज तक अभी पता नहीं चला है, ठीक है। तो ये सब क्या लिखा है, बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन आज तक कोई विद्वान इसे पढ़ नहीं पाया। हड़प्पा में कई सारी ऐसी लिपि थी जो इसे पढ़ नहीं सकी। के बाद आगे अगला जो टॉपिक है हमारा, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तो पुरातत्वविदों ने जो चीजें खोजी वहां पर, उनको शंख मिला, तांबे मिले, या इनसे बनी चीजें मिली उनको, ठीक है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। अब ये देखो, पहले के टाइम में बाट ऐसे हुआ करती थी, तो याद रख लेना ये बाट है हमारा, ठीक है, ये बाट। और आज के टाइम में आपको पता ही बाट किस तरीके से होता है, या तो आजकल तो इलेक्ट्रिक वेट को नापने के लिए इलेक्ट्रिक हमारे पे थिंग्स आ गया, लेकिन पहले के टाइम में कुछ इस तरह से दिखते था बाट। लेकिन आज के टाइम में कहीं कहीं आपने देखा होगा लोहे का भी एक बाट होता है जिससे हम सामान तौलते हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया जाता था, याद रख लेना। ये जो बाट बनता था ये चट पत्थर से बनाया जाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया। तो याद रखना, इनको धातुओं को तोलने के लिए और बहुमूल्य पत्थर को तोलने के लिए इनको बनाया गया। मध्य में बाएं मन के इनमें कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए जाते थे। ये आपको दिख रहा होगा, कार्निलियन के पत्थरों से बनाया गया था इनमें मन के, ठीक है। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए और इनके बीच छेद किया गया, और ताकि धागा डालकर इनको माला बनाई जाती, ठीक है। तो मनके का इस्तेमाल यहाँ पर कहीं ना कहीं माला बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक भी थी यहाँ पर, ये देखो ये सारी चीजें। नीचे बाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें से कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाई गया है। तो यहाँ पर ये देख लो, ये मूर्ति यहाँ पर, ठीक। पढ़ते आगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, ठीक है, पत्थर की मोहरें बनाते थे। इस आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो मिट्टी के बर्तन थे काफी देखने में आकर्षक लगते थे, है ना। और संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती थी, कपास की खेती होती थी। तो यहाँ याद रख लेना ये पॉइंट, 7000 साल पहले यहाँ पर खेती हुआ करती थी। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। वो भी किस चीज की खेती? कपास की खेती। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। तो ये फेयंस क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा। बालू रेत से जो मिलकर बनता है फेयंस, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं को निर्माण
विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो जो खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। तो आपको पता ही है, जैसे कि लोहार लोहे का काम करता है, सोने का काम सुनार करता है, कहीं ना कहीं एक विशेष तो आना, तो वो उस लाइन में हो गया इस तरीके से। आगे चित्र जहां पर देखा है पेज नंबर 26 पर, चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई और, हर लोग इसे बना लेंगे, कहीं ना कहीं एक टैलेंटेड ही लोग बना सकते हैं इसको, तो इसे ही विशेषज्ञ बोला गया। ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता, सिंपल सी बात है, हर कोई तो नहीं बना सकता इस तरीके से, हर कोई गा नहीं सकता, हर कोई पढ़ा नहीं सकता। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई है। हमें ये पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, तो हो सकता है वहां पर काम जो थी महिलाएं भी करती होंगी या फिर कुछ पुरुष भी होंगे भाई, जो ये सब बनाने में दक्ष होंगे। ठीक है, फेंस देख लेते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और जो शंख है ये प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस जो होता है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, मतलब इसको बनाते हैं। ठीक है, कृत्रिम मतलब इनको बनाया जाता था, ये प्राकृतिक रूप से पहले से नहीं मिले हैं। तो इसको कैसे बनाया जाता था देख लेते हैं। बालू या फिर स्फटिक पत्थरों के चून को गोंद से मिलाकर उनमें वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनता था। तो फेन से क्या क्या बनता था देखो, मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये सारी आगे बढ़ते हैं। कच्चे माल की खोज। तो हड़प्पा के लोग कच्चे माल की खोज कैसे करते थे एक बार देख लेते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, जो हमें ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से मिलता है, जिससे हम बना नहीं सकते, ऑलरेडी हमें जो प्राकृतिक रूप से मिले, या फिर किसान या फिर पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं को अष्ट प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल, इनमें से फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। तो इन सभी चीजों से एक अच्छी चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों के द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहा जाता है, और अगर हम इसको कपड़ा बना ले, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो कच्चा माल वही होता है जो जैसे नॉर्मली कपास, फिर कपास से हमने कपड़ा बनाया। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पत्थरों का दूर दूर से आयात करते थे। तो जो हड़प्पा के लोग थे वहां कुछ चीजें उनको वहीं मिल जाती थी अपने आसपास ही जगह पर, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी उनको दूर दूर से मंगवाना पड़ता था, जैसे लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पत्थरों को दूर दूर से मंगाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। आज के टाइम में आपको पता ही है राजस्थान, तो हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे का जो आयात मतलब वो मंगवाते थे, कहाँ से मंगवाते थे, राजस्थान से मंगवाते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। वो अपने राजस्थान से भी ले आते थे, और अगर देश की बात करें जो दूसरे, वो ओमान से भी मंगा लेते थे यहाँ पर तांबे का। ठीक है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात। देखो कांसा बनाने के लिए आपको पता ही है, कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन, तो इसका आयात वो कहाँ से करते थे, तो ईरान से मंगवाते थे वो लोग। कांसा बनाने के लिए जो टीन होता था वो कहाँ से मंगाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, और सोने का आयात किससे करते थे, आधुनिक कर्नाटक, तो हमारे भारत देश कर्नाटक। बहुमूल्य पत्थर का आयात भी वो कहाँ से करते थे, गुजरात।
और ईरान से भी करते थे बहुमूल्य पत्थर, और अफगानिस्तान से भी वो किया करते थे। ठीक है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, तो आखिरकार वहां के नगर में जो रहने वाले लोग थे भोजन कैसे करते थे? तो आपको पता ही होना चाहिए कि आरंभिक के नगर के लोग कैसे भोजन करते थे। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ था। बाकी फिर भी एक बार इस टॉपिक को देख लेते हैं। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। ठीक है, तो वहां पर लोग रहते थे, वो अनाज भी उगाते थे, जानवर भी पालते थे, तो उनको वहां से वो भोजन वगैरह मिल जाता था। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो ये सारी चीजें उगाते थे और यहीं से इनको भोजन मिल जाया करता था। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, तो यहाँ पर हड़प्पा के जो लोग थे वो हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि ये प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, तो इससे पता चल जाता भाई ये कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज होता होगा। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी की संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई, जैसे बारिश नहीं आ रहा है तो वहां पर वो क्या करते थे, पानी को ऑलरेडी इकट्ठा कर लेते थे और जब सिंचाई मतलब जब खेतों में पानी डालते थे, सिंचाई करते थे, तो वहां से वो पानी का उपयोग कर लेते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। याद रख लेना, हड़प्पा के लोग कौन कौन से जानवर पालते थे? गाय, भैंस, बकरी, भेड़ भी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक भी ले जाया जाता था। तो यहाँ पर अगर आसपास सूखा पड़ जाता था तो वो लोग दूर दूर उस चारा की तलाश में चले जाते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। याद रख लेना, बेर जैसे फलों को भी इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते ही देखो हल दिखा आपको, ये रहा हल हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो यहाँ पर गुजरात में चलते हैं हम। तो सबसे पहले गुजरात का संबंध देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता से कैसे है। तो कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर, देखो एक हड़प्पा स्थल एक और मिल गया हमें जो कि धौलावीरा है। धौलावीरा नगर बसा था, वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी भैया, क्योंकि नदी है वहां पर। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खोदा पाया गया है। खोदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। तो याद रख लेना, तो जो साबरमती है ये ना एक उपनदी है। साबरमती की एक उपनदी मतलब साबरमती की भी एक उपनदी है, वहां से जो बसा एक लोथल नगर, ये भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर, यहाँ पर कौन से लोथल में कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों को एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या फिर मोहर बंदी जैसे गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो ये देखो, ये आपको दिखाया गया चित्र में बंदरगाह, लोथल का बंदरगाह है।
यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया फिर उतारा जाता था। ठीक है, आजकल आपको पता है बंदरगाह वही जो समुद्र के किनारे वाली जगह को बंदरगाह कहते हैं, यहाँ पर नाव रुकती थी, जिससे ये पता चल जाता था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर माल या तो चढ़ाया जाता था या फिर उतारा जाता था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता है। तो लोथल में आपको पता है एक इमारत मिली जहाँ पर मनके बनाने का काम होता है। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लेते हैं। मुद्रा या फिर मोहर या मुद्रांकन या फिर मोहरबंदी क्या है। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनकी मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो आज के टाइम में आपको पता ही है, जैसे कोई सामान डिलीवरी होता है, हमारे घर आता है तो कहीं ना कहीं पूरे पैकिंग में आता है। अगर वो पैकिंग फटी हुई मिले या फिर खुला हुआ मिले तो हम समझ जाते हैं हमारे सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इससे पहले कहीं इसको खोला गया है। और उस समय भी ऐसा एक तरह से प्रबंध था कि जैसे ये देखो, यहाँ पर ये जो मिट्टी है गीली मिट्टी होती थी। गीली मिट्टी से क्या करते थे वो लोग, उस मुहाने पर, जैसे कि जो कोई थैला होता था, वो थैले के मुहाने पर वहां पर गीली मिट्टी से एक तरह से हाथ से उसको अच्छे से गोल गोल कर देते थे और उस पर मुहर लगा देते थे, जिससे वो क्या होता था, अगर बीच रास्ते में अगर उस मुहर खुल जाए तो वो मिट्टी भी कहीं ना कहीं टूट जाएगी, वो मुहर लगाई गई। तो इससे पता चल जाता है ये चीजें वहां पर खुली है। अगर पूरी तरह से बंद है और मुहर एकदम सही है तो इससे पता चल जाएगा ये कहीं बीच में रास्ते में खुली नहीं है, फिर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ होगा। आज भी मुहर का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। पता लगाओ मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताओ किस लिए किया जाता है मुहर का प्रयोग। अब सभ्यता के अंत का रहस्य, हमने सभ्यता की खुदाई तक देख लिया, हमने वहां के नगर के लोग वहां के क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उसका रहस्य के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आखिरकार ये सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक ही लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। हो सकता है भाई कोई प्रॉब्लम हुई हो सकता हो खाद्य संकट, खाने की संकट हो गया हो, खेती अच्छे से नहीं होती, हो सकता बारिश ना आती हो, है ना, हो सकता है बाढ़ आ गया हो, जिस वजह से वहां के लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। देख लेते बाकी। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। धीरे धीरे वहां पर लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग भी धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। दूर दूर से जो कच्चे माल मंगाते थे वो भी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। धीरे धीरे कचरे के भी ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली जो थी, नाले की जो प्रक्रिया थी वो भी धीरे धीरे नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे, बहुत बेकार तरीके से होने लग गया सब कुछ। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं, ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी इसीलिए हुआ। कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि भैया जो ईंटें, पक्की हुई ईंटें मिली है, ये तो भैया आग से पक्का ही बनेगी ना। तो आखिर आग का जो ईंधन का जो इस्तेमाल है वो कहाँ से किया होगा, लकड़ियों का किया होगा। और लकड़ी कहाँ से मिलेगी, जंगलों से मिलेगी। और जंगल में हो सकता है कटाई बहुत ज्यादा की होगी। तो इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, हो सकता है ये भी एक कारण हुआ हो। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गया होगा। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। हो सकता है भैया बाढ़ आ गया, वहां के लोग दूसरे जगह पलायन कर गए हों। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो सकता है कि वहां पर राजा का जो कंट्रोल था, नियंत्रण था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया हो। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी।
पूरी तरह से बेकार हो गई, उजड़ गई, वहाँ के लोग पता नहीं कहाँ चले गए। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों पर जाकर बस गए। तो वहाँ से लोग जाकर देखा हमने पूर्व और दक्षिण के इलाकों में जाकर वो बस गए, तो उनको कई सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा ना। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। उसके बाद जाके 1400 साल बाद जाके नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा ये लेक्चर?